हेलो स्टूडेंट। अपन ने पहले बात कर ली थी मानव के श्वसन मार्ग की, किस तरीके से जो वायु है वो श्वसन मार्ग का उपयोग करते हुए नासा गुहा से फेफड़ों तक पहुंचती है कुपिका से, जहां से उसे रक्त आगे की ओर रक्त केशिकाएं और जो उत्तक और कोशिकाएं हैं शरीर की वहां तक पहुंचाता है। मुख्यतः अगर अपन बात करें तो श्वसन की प्रक्रिया जो है मुख्यतः दो रूपों में संपन्न होती है। तो किस तरीके से श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है, तो ये मुख्यतः दो रूपों में संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें तो निश्वसन। निश्वसन का मतलब है कि श्वसन की इस प्रक्रिया में O2 ग्रहण की जाती है। ये निश्वसन इन रेस्पिरेशन का मतलब हो, इन रेस्पिरेशन का मतलब अंदर की तरफ आना। तो देखो इसमें श्वसन मार्ग का जो दाब परिवर्तन है वो किस तरीके से होता है, अगर अपन बात करें तो जो श्वसन मार्ग है उसमें दाब परिवर्तन के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें जो अपनी अंतःप्रसूक पेशियां हैं, जो पसलियां हैं, जो 12 जोड़ी अपनी पसलियां हैं, रिब केज है, पिंजरा बना हुआ है पसलियों का, उनका भी योगदान रहता है, और डायफ्राम का भी। डायफ्राम एक तनुपट संरचना है जो इस तरीके से उपस्थित होती है। वक्षीय गुहा का अंत यहीं से होता है, इसके नीचे उदरीय गुहा रहती है और इसके जस्ट ऊपर क्या रहती है, इसके जस्ट ऊपर रहती है वक्षीय गुहा। यहाँ ऊपर की तरफ वक्षीय गुहा रहती है। वक्षीय गुहा जो है वो एक पिंजरे से घिरी हुई है, पसलियों के पिंजरे से। उसी पिंजरे में अगर अपन बात करें तो जो O2 है उसको ग्रहण करने के बाद उत्तकों तक पहुँचती है। इस प्रक्रिया में बाह्य अंतरापार्श्विक जो पेशियाँ हैं, बाह्य अंतरापार्श्विक जो पसलियाँ हैं नीचे की ओर चली जाती हैं। अब देखिए, जैसे एक बार आप खुद ऑब्जर्व किए, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपने इन रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखिए। जैसे अगर अपन बात करें, आप महसूस कीजिए कि जैसे अपन अगर सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो अपना जो वक्षीय गुहा है वो ऊपर की ओर आ जाती है। जैसे आप कह सकते हो, जिस तरीके से कि अपन कह सकते हैं कि जो वक्षीय गुहा है उसकी जो पसलियां हैं वो पीछे की तरफ नीचे की तरफ जाती हैं, और जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वो फैल जाती हैं आगे की तरफ। अंतरापार्श्विक पेशियां नीचे चली जाती हैं और आयतन बढ़ जाता है। अब आपको एक चीज़ सोचिए, अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। एक बहुत अधिक जगह पर कम वायु रहना, जैसे अगर अपन बात करें 10 kg वाले सिलेंडर में अगर अपन ने सिर्फ 2 kg गैस भरी है तो वो गैस के अणु दूर दूर रहेंगे, उनका दाब कम रहेगा, उनका दाब प्रेशर कम रहेगा। दाब घट जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, तो यह वायुमंडलीय दाब से भी कम हो जाएगा। और अब आपको मैं बता दूं कि वायुमंडलीय दाब से कम होने के कारण तो अधिक दाब अब वायुमंडल का है और कम वायुमंडल दाब किसका है, फेफड़ों का। तो वायुमंडलीय दाब की जो गैसें हैं वो सीधी फेफड़ों में चली जाएगी, और वायुमंडलीय दाब में अपने आसपास ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक है, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच जाएगी, फेफड़ों में चली जाएगी। इस प्रक्रिया में डायफ्राम संकुचित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। उच्च श्वसन की बात करें, एक्स रेस्पिरेशन की, तो श्वसन की इस प्रक्रिया में CO2 को मुक्त किया जाता है। अब CO2 मुक्त होती है जो श्वसन मार्ग द्वारा बाह्य वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में आंतरिक पार्श्व पसलियां व डायफ्राम ऊपर की ओर गति करते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। अब आयतन कम होगा तो दाब बढ़ेगा, तो दाब बढ़ जाता है, जिससे वायु कम वायुमंडलीय दाब की तरफ चली जाती है। आपको एक मैं बात बता दूं, एक विसरण प्रक्रिया होती है, आप पढ़ते हो उसे केमिस्ट्री में भी। विसरण, आपके केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा जो सॉल्यूशन विलियन वाला चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे विसरण प्रक्रिया के बारे में। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन की अगर अपन बात करें तो जो सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे ये दो द्रव्य हैं एक तरीके से, या फिर सीधी सी बात करें, कमरा है पूरा कंप्लीटली। एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर आपने अगरबत्ती लगाई है, यहाँ पर आपने अगरबत्ती लगाई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर जो धुआं है, अगरबत्ती की स्मोक है, वो पूरे कमरे में फैलने लग जाएगी। अब क्यों फैलने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गर्म वायु है, ये धुआं जो है वो गर्म वायु है एक तरीके से, और यहाँ पर जो है वो ठंडी वायु है। अब अधिक तापमान से कम तापमान की ओर वो स्वतः गति करेगी। जैसे अपना बेसिक एग्जांपल, अपना घर का सिलेंडर, अंदर बहुत प्रेशर से LPG गैस भरी हुई है। इतनी LPG गैस क्यों है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि CNG को इतना दबा दिया है कि LPG में कन्वर्ट हो गई है वो।
तो जैसे ही अपन निब ऑन करते हैं, ढक्कन हटाते हैं, रेगुलेटर ऑन करते हैं, तुरंत गैस बाहर आने लग जाती है, क्योंकि बाहर के वायुमंडल में तो दाब बहुत कम है और अंदर बहुत अधिक। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु, परमाणु, आयन इत्यादि का गमन विशरण कहलाता है। इसीलिए ये दाब परिवर्तन के कारण ही वायु का आदान प्रदान हो पाता है। आप हमेशा याद रखें कि स्वतः वायु का आदान प्रदान क्यों हो रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन का और CO2 का आदान प्रदान क्यों हो रहा है, क्योंकि दाब परिवर्तन के कारण, अधिक दाब से कम दाब की ओर। श्वसन संबंधित जो आयतन हैं वो क्या कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो मान हैं, आप वैल्यू हैं वो जरूर याद रखें, इनकी वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। ज्वारीय आयतन, टाइड वॉल्यूम, इसे टीवी के नाम से जानते हैं, टीवी। बेसिकली इसे टीवी के नाम से ही जानते हैं, कंपटीशन एग्जाम में इसे टीवी से ही नाम से जानते हैं। टाइड वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, एक सामान्य निःश्वसन व उत्श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंतःग्रहण व मुक्त की गई वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है, टाइड वॉल्यूम। अगर आप एक विश्राम अवस्था में हैं, विश्राम अवस्था मतलब आप कोई इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ना कहीं दौड़ लगा रहे हो, ना कोई आपके कोई चिंतन है, ना कोई टेंशन है, कुछ भी नहीं है, आप विश्राम अवस्था में बैठे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम बेसिक जो सामान्य दिनचर्या है उस दौरान आपका जो ज्वारीय आयतन है वो 500 ml रहेगा। मतलब आप एक बार जो श्वसन प्रक्रिया करेंगे, सांस लेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तो उस ब्रीदिंग में आप एक बार में 500 ml वायु को ग्रहण करेंगे और 500 ml वायु को ही मुक्त करेंगे। तो लगभग 12 से 16 बार 1 मिनट में वायु का आदान प्रदान हो सकता है, सांस ले सकते हैं अपन, ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये अपनी रेट है, दर है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 500 से, तो 500 से मल्टीप्लाई करते ही वो कितने हो गए, 6000। ठीक है, इसको बेसिकली ध्यान रखें। आरक्षित, आरक्षित शब्द का मतलब होता है एक तरीके से रोक कर रखना कि ये चीज़ हमारी है। तो सामान्य शोषण के पश्चात भी बलपूर्वक ग्रहण की गई वायु का आयतन वो 2500 ml से 3000 ml होता है। बलपूर्वक किस तरीके से, जैसे सामान्य शोषण कर लिया, 500 ml चली गई, उसके बाद और, तो वो कितना है, 2500 ml, एक बलपूर्वक। ठीक है, उच्च श्वसन मतलब एक्स रेस्पिरेशन, क्या बलपूर्वक मुक्त कितनी कर सकते हो, तो सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक आप 1000 से 1100 ml आप सामान्यतः इसको उत्श्वसन कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। फिर भी कुछ बची रह जाएगी, अब वो बची हुई कितनी रहेगी, तो अवशिष्ट आयतन, बलपूर्वक उत्श्वसन करने के पश्चात भी फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा जो सामान्यतः 1100 से 1200 ml होती है। ठीक है, ये अवशिष्ट आयतन है, ये हमेशा बची हुई रहती है फेफड़ों में, ये सुरक्षित है। ठीक है, श्वसन संबंधित क्षमताएं, देखो क्षमताएं क्या होती हैं, कैपेसिटी एक तरीके से कि आप कितनी कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर अपन सामान्य को और बलपूर्वक को जोड़ते चलेंगे तो अपन कैपेसिटी बनाते जाएंगे, तो 2 या 2 से अधिक आयतनों को जोड़कर फेफड़ों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है। सबसे पहले है, अगर अपन बात करें तो जीव क्षमता, जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी क्या कहती है कि ज्वारीय आयतन जो सामान्य आयतन है, उसके बाद निःश्वसन आरक्षित आयतन तथा बहिःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को जीव क्षमता कहते हैं। मतलब अवशिष्ट आयतन को छोड़ दो, बाकी जितना टोटल है वो सब क्या है, अपनी जीव क्षमता है। VC मतलब वाइटल कैपेसिटी, TV टाइड वॉल्यूम, IRV इन रेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्स रेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, R का मतलब आरक्षित, रिजर्व। तो देखो 500, 2500 और 1100, तो टोटल कितनी हुई, देखो ये तो क्या है आने वाली, तो इनको तो ऐड करेंगे, लेकिन ये कौन सी है, ERV जाने वाली। ठीक है, तो ये एक तरीके से कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी, तो 500 और 2500 कितनी हो गई, 3000 प्लस 1100 4600 हो गई। ठीक है, इसका मान अगर अपन 2000 लेते हैं तो फिर वो कम हो जाएगी। ये वॉल्यूम है। कुल जीव क्षमता TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, जीव क्षमता व अवशिष्ट आयतन के योग को कुल जीव क्षमता कहते हैं। TLC क्या होती है, VC प्लस RV, 4600 प्लस 1200, 5800 टोटल कैपेसिटी हो जाएगी अपनी कुल जीव क्षमता। ठीक है, निःश्वसन क्षमता कितनी है, IC, तो TV प्लस IRV, तो TV का मान कितना है 500
और ये कितना है 3000, तो 3500 हो जाएगी टोटल IC। मतलब इतना इन निश्वसन कर सकते हैं, इतना अंदर अपन रख सकते हैं वायु को। उच्च श्वसन क्षमता EC, तो EC तो TV प्लस ERV 500 प्लस 1100 तो 1600 हो जाएगी EC उच्च श्वसन। कार्यात्मक अवशिष्ट आयतन कितना होगा FRC, तो ये क्या है जो क्रिया में भी काम में नहीं आएगा, अवशिष्ट रहेगा, तो FRC रहेगा जो ERV है प्लस RV 1100 प्लस 1200 तो 2300 टोटल हो जाएगा। ये जितने भी क्षमताएं हैं वो आयतन के आधार पर ही हैं, इन्हें आप डायरेक्टली याद रखें और कंप्लीटली इसको इस तरीके से याद रखें कि आपको पता रहे कि निश्वसन और उच्च श्वसन का मतलब है, निश्वसन का मतलब ग्रहण करना और उच्च श्वसन का मतलब मुक्त करना। आप इस तरीके से इनको याद रखें और इनकी एक छोटी जैसे इस तरीके से ये याद रखें कि इसको माइनर करें कि जैसे TV है, IRV है, ERV है, इनको लर्न रखें कि इसका मान इतना होता है इस तरीके से, और इसके कंसेप्ट को भी समझ लें। और लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का, ये चैप्टर थोड़ा सूक्ष्म ही है, छोटा ही है, इसमें ज़्यादा इतनी कठिनाइयाँ नहीं है। कृत्रिम श्वसन, इसके बारे में आप जानते हो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अगर अपन बात करें कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वो पानी में डूबते हुए मित्र को बचाने वाली कहानी है जिस तरीके से, तो उसमें होता क्या है कि अगर मित्र पानी में डूब गया है और वो श्वसन नहीं कर पा रहा है लेकिन उसकी हृदय की धड़कन चल रही है, स्पंदन हो रहा है हृदय, तो उसको क्या किया जाता है मुख और नाक के द्वारा बार बार क्या किया, नाक को बंद करके मुख से माउथ टू माउथ क्या दी जाती है, रेस्पिरेशन दी जाती है एक तरीके से। तो किसी दुर्घटना जैसे डूबने या अन्य किसी कारण से मानव की श्वास रुक जाए और हृदय स्पंदन जारी रहे तो उसे कृत्रिम श्वसन द्वारा बचाया जा सकता है। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं लेकिन वर्तमान में मुख से मुख श्वसन की विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर को समराइज करना है पूरा, कंप्लीटली इसको रीड रखें। और इस चैप्टर के बाद अपन अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हृदय की, जो ह्यूमन हार्ट है, तो उसके लिए मैं आपको कल टेबल दूंगा, तो उस टेबल को आप ब्लड वाली टेबल है उसको मैं समझा भी दूंगा एक बार रिटर्न में, लेकिन उससे पहले आप उसको बना भी लीजिएगा, तो कल से अपने को हार्ट वाली टेबल भी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे।